हाँ ठीक है, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? यस सर। जी सर। जी। तो मैंने ये कहा कि साहित्य और सिनेमा का जो हम अंतर संबंध पर बात करेंगे, हमें ये देखना होगा कि कला के जितने रूप रहे हैं, उन सभी में कहीं न कहीं एक अंतर संबंध होता है। उदाहरण के लिए जैसे एक माता-पिता की कई संतानें हों, उन सभी संतानों में अपनी एक विशेषता होती है, उनका अपना एक ख़ास रूप होता है, ख़ास रंग होता है, ख़ास सोच विचार होते हैं, उनका अपना एक व्यक्तित्व होता है। लेकिन उनके बीच जो एक साझा रिश्ता है, वह यह है कि वो एक माता-पिता के संतान हैं। इसी तरह कला के जितने रूप हैं, सबके बीच एक अंतर संबंध है। कला का रूप साहित्य भी है, कला का रूप सिनेमा भी है, कला का रूप चित्रकला भी है, मूर्ति कला भी है, स्थापत्य कला भी है। तो जितने कला रूप हैं, संगीत भी है, नृत्य भी है, सब कुछ है। इन सब में एक आंतरिक संबंध है, वह यह है कि इन सभी कला रूपों के माध्यम से जो कलाकार होता है, वह अपनी अनुभूति को, अपने नज़रिए को लोगों के सामने, समाज के सामने संप्रेषित करना चाहता है। वो दुनिया को जिस तरीके से देखता है, जानता है, समझता है, उस तरीके से दुनिया को अवगत कराना चाहता है, उस तरीके से लोगों को जोड़ना चाहता है। और अगर आप लोगों ने कभी हिंदी साहित्य को गंभीरता से पढ़ा होगा, तो हिंदी साहित्य में कला पर बड़ा विचार किया गया और कहा गया कि जो कला है या काव्य है, उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। इसको हम लोग प्रयोजन कहते हैं। प्रयोजन मतलब उद्देश्य, लक्ष्य। कोई भी कविता क्यों लिखी जाए, कोई भी साहित्य या कोई भी कला क्यों प्रस्तुत की जाए। तो पहली बात तो ये होती है कि कोई भी कला जो होती है, वह समाज के, सभ्य समाज के सौंदर्य बोध को पुष्ट करती है, सभ्य समाज के सौंदर्य बोध को जागृत करती है। इसका मतलब ये हुआ, सौंदर्य बोध मतलब ये हुआ कि कोई भी समाज जो सभ्य हो गया रहता है या होने की प्रक्रिया में होता है, वह कहीं न कहीं कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपने जीवन मूल्यों को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर आप ग्रीस में चले जाएं, यूनान में चले जाएं और यूनान में भी एथेंस में चले जाएं, तो एथेंस में जो साहित्य संगीत कला का जो दौर रहा है, तो जो रूप रहा है, वह दुनिया के लिए मिसाल रहा है। दुनिया के जितने सभ्य देश हैं, आप ये मान के चलें कि एथेंस से, यूनान से लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। कलाओं के विभिन्न रूप, ज्ञान के विभिन्न रूप, दर्शन शास्त्र के, तर्क शास्त्र के, गणित के, न जाने कितने ज्ञान विज्ञान की पूरी प्रक्रिया, जिसको आप कह सकते हैं कि वो रहा है एथेंस में। एक तरह से आप कह सकते हैं कि दुनिया को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया एथेंस ने। और उसी एथेंस के बगल में एक राज्य था स्पार्टा, छोटा सा राज्य था। स्पार्टा को लैंड लॉक्ड सिटी बोलते हैं, मतलब जो भूस्थल चारों तरफ से जमीन से घिरा हो, पहाड़ों से घिरा हो, भू आबद्ध बोलते हैं हिंदी में। चारों ओर उसको जमीन ने घेर रखा, मतलब जल स्रोत नहीं था, जल स्रोत नहीं था, नदी नहीं थी आसपास। तो इसका मतलब कि लोग ट्रेवल नहीं करते थे बाहरी दुनिया में, या बाहर के लोग वहां नहीं आते थे। उस बंद समाज में आप यूं कहें कि सभ्यता संस्कृति नाम की कोई चीज विकसित नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहां पर बाहरी ज्ञान विज्ञान से उनका कोई संपर्क नहीं था। तो उसी स्पार्टा में, यूनान का ही वो एक राज्य था, जो संस्कृति विकसित हुई, वहां पर सौंदर्य बोध नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां पर इतनी क्रूरता थी कि अगर कोई बच्चा अपंग पैदा हो जाता था तो उसे जिंदा मार दिया जाता था। वहां पे सब लोग सिर्फ शारीरिक बल, जिसको हम लोग पशु बल कहते हैं, शारीरिक बल पर ध्यान देते थे, बर्बर थे, युद्ध हिंसा और यही चीजें उनके जीवन में थी। इसलिए कोई सौंदर्यात्मक गतिविधि हो सकती है,
कोई साहित्य पढ़े, कोई संगीत पढ़े, कोई संगीत की शिक्षा ले, ऐसी कोई कल्पना ही वहां नहीं थी। वहां तो पढ़ना ही, कोई पढ़ता ही नहीं था, सब के सब बर्बर थे, पशुवत थे। तो एक सभ्य समाज की ये पहचान होती है कि उसमें साहित्य, संगीत और कला का भी विकास हो। हमारे संस्कृत में लिखा गया है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। जो साहित्य, संगीत और कला से विहीन है वो साक्षात पशु ही है। अंतर इतना है पशु से कि उसके पास पूंछ और सींग नहीं है। बाकी अगर आपके पास साहित्य, संगीत, कला नहीं है, यानी आपके पास सौंदर्य बोध नहीं है, दुनिया को कलात्मक तरीके से देखने की दृष्टि नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप पिछड़े हैं, आप बर्बर हैं, असभ्य हैं। और जो एथेंस और स्पार्टा का मैंने आपको उदाहरण दिया, ये उदाहरण दुनिया की तमाम जगहों पर लागू होते हैं। साथ ही साथ जब हम इस सूत्र को ध्यान में लेकर के चलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि साहित्य, संगीत, कला, ये जो तीन शब्द आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति के ही, एक्सप्रेशन के ही अलग अलग रूप है। हर समाज अपने को अभिव्यक्त करता है, चाहे जो कला रूप हो। इसलिए चूंकि आप सबकी सब विधाएं अभिव्यक्ति का माध्यम है, एक्सप्रेस द वे ऑफ एक्सप्रेशन है, कहने का तौर तरीका है, इसलिए सब में कहीं ना कहीं एक इंटरनल लिंक है, एक आंतरिक संबंध है। इसलिए अगर हम लोग अब आप अपने उत्तर की शुरुआत करेंगे तो इस भूमिका को देते हुए आप ये बताएंगे कि सिनेमा और साहित्य में एक गहरा अंतर संबंध है। तो क्यों है, तो आप पहले इस बात को रखेंगे। दूसरी बात ये कि कोई भी कला का जो रूप होता है उसका उद्देश्य यह होता है, प्रयोजन यह होता है कि वह सौंदर्य बोध के अलावे कुछ अन्य उद्देश्यों की भी पूर्ति करे। हिंदी में हम लोग पढ़ाते हैं काव्य शास्त्र, इसको बोलते हैं पोइटिक्स, इंडियन पोइटिक्स, भारतीय काव्य शास्त्र। इस पोइटिक्स में हम लोग ये बताते हैं कि साहित्य क्यों लिखा जाए, काव्य क्यों लिखा जाए, क्या उद्देश्य इसका है, अगर कविता नहीं लिखी जाएगी तो समाज का क्या बुरा हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, या लिख दी जाएगी तो क्या भला हो जाएगा, या कोई कला न हो जिस समाज में, उसमें क्या अच्छा बुरा होगा। तो उसके लिए हम लोग के यहाँ संस्कृत से एक श्लोक आता है। मम्मट नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने काव्य प्रकाश नाम का एक ग्रंथ लिखा था, और इस ग्रंथ में वो लिखते हैं कि काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता संमितयोपदेश युजे। मतलब ये कि काव्य जो है, काव्य मतलब कला समझिए, यहाँ पर काव्य या कला का उद्देश्य क्या है, तो यश से, यश की प्राप्ति, यश मतलब फेम, प्रसिद्धि, अर्थ कृते, अर्थ मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र वाले हैं इसमें, इकोनॉमिक्स वाले हैं इसमें क्लास में है? बताएं। कोई नो नहीं है? सर, नहीं है। गुड, चलो कोई बात नहीं। तो अर्थ मतलब पैसा होता है ना, धन, रुपया, पैसा होता है कि नहीं होता है, इसीलिए इकोनॉमिक्स का अर्थ है अर्थशास्त्र, पैसे रुपए का शास्त्र। तो कहा मम्मट ने, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे। तो काव्य की रचना या कला की जो अभिव्यक्ति होती है वह यश की प्राप्ति के लिए, अर्थ यानी धन की प्राप्ति के लिए, व्यवहार विदे मतलब व्यवहारिक जीवन के बोध के लिए, व्यवहारिक जीवन के बोध के लिए, शिवेतर क्षतये, शिवेतर मतलब होता है जो अकल्याणकारी हो, अशुभ हो। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, सुना होगा, सुना है ना? तो हाँ, किसी ने माइक ऑन किया, मैं मान के चल रहा हूँ आपने सुना है। तो जो सत्यम शिवम सुंदरम शब्द है,
यह क्यों क्यों है, ये हमारे शास्त्रों में क्यों मिलता है? सत्य जो शिव हो, शिव यानी कल्याणकारी हो, तो सत्य जो कल्याण करता हो सबका, वही सुंदर है। यानी हमारे यहाँ सुंदरता तब मानी जाएगी जो सच भी हो और कल्याणकारी भी हो। सच हो और हत्यारन हो, वो सौंदर्य हमारे यहाँ नहीं है। मतलब ये कि कोई चीज किसी किसी बर्तन में, सोने के बर्तन में आप जहर भर के दीजिए, तो सोने का बर्तन है भले वो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? हत्या करना, इसलिए वह सुंदर नहीं कहा जाएगा। तो सत्य और शिव का भाव ही सुंदर है। यह भारतीय सौंदर्य बोध की पहचान है। उसमें जो शिवेतर हो, शिव शेतर यानी जो कल्याणकारी न हो, उसके क्षतये यानी उसके क्षति के लिए, उसके नाश के लिए। तो कला का उद्देश्य क्या क्या हुआ? यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, व्यवहारिक जीवन का बोध और अशुभ का विनाश। फिर दूसरी पंक्ति में कहते हैं सद्यः परिनिवृत्तये। सद्यः मतलब तुरंत, तत्काल, परिनिवृत्तये मतलब मुक्ति के लिए, तत्काल मुक्ति के लिए। मुक्ति मतलब ये नहीं कि हमारे प्राण चले जाएंगे, कोई कला पढ़ लेंगे हम लोग तो, या कला देख लेंगे तो, मतलब हमारे अंदर एक आत्मिक मुक्ति का अनुभव होगा। हम किसी गुंजलक में होंगे, किसी तनाव में होंगे, किसी भ्रम में होंगे, किसी बेचैनी में होंगे, एक अच्छा कला रूप देखते ही हमारे अंदर वो मुक्ति का भाव आ जाता है। हम प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। कोई अच्छा सिनेमा आप देख लेते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग छोड़ रहे हैं क्लास बीच से, खैर। तो जब हमारे यहाँ कला का उद्देश्य ये बताया गया कि यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, व्यवहारिक जीवन का बोध, अशुभ का विनाश, तत्क्षण मुक्ति या तात्कालिक आनंद, और कांता समितयोपदेश हुए, उपदेश मिले, लेकिन किसकी तरह? जो प्रेयसी है या पत्नी है, उसके मधुर वचनों की तरह उपदेश मिले। अगर कोई आपको उपदेश दे बहुत ही सूखे तरीके से कि आप सड़क पे बाएं से चलो, तो आप शायद उसको पसंद न करें। लेकिन कोई आपको ये महसूस कराए कि आप बाएं सड़क पर चलें क्योंकि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो शायद आप उससे उसको महत्व देंगे, उसके उस उपदेश को स्वीकार करेंगे। तो कविता में भी संदेश होता है, उपदेश होता है, लेकिन कला में भी उपदेश होता है, ज्ञान होता है, लेकिन बहुत ही आकर्षक तरीके से उसको रखा जाता है, जिससे हमारा एक आत्मिक लगाव उससे हो जाता है। तो जब आप देखेंगे कि कला के उद्देश्यों की चर्चा हम करेंगे, तो हमें जब पता चलेगा कला के ये उद्देश्य हैं, तो कला के जितने रूप हैं सब में कहीं ना कहीं ये उद्देश्य शामिल है। तो उद्देश्य की दृष्टि से या प्रयोजन की दृष्टि से भी साहित्य और सिनेमा में एक संबंध बनता है। मैंने एक बात कही कि सौंदर्य बोध के लिहाज से साहित्य और सिनेमा में संबंध बनता है। दूसरा मैंने कहा प्रयोजन के लिहाज से सिनेमा और साहित्य में संबंध बनता है। और तीसरी बात मैंने कही टेक्निकल पॉइंट पर कि चूंकि किसी सिनेमा में एक कहानी जरूर होती है, कथा जरूर होती है, और उसी कहानी को ठीक से प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने के लिए सिनेमा के जो अन्य तत्व हैं, जिसे आप लाइट, कैमरा कह लीजिए, तकनीकी कह लीजिए, ये सब के सब उसी भाव को, उसी कहानी को ठीक से नरेट करने के लिए सहयोग करते रहते हैं। तो वहां भी मूल में कहानी है और साहित्य में भी कहानी है, इसलिए इनके बीच एक रिश्ता बनता है। और इस बात की पहचान पुराने लेखकों में थी। मैंने चर्चा की थी, प्रेमचंद थे, चाहे भगवती चरण वर्मा थे, उपेंद्र नाथ अश्क थे, या अमृतलाल नागर थे। ऐसे साहित्यकारों ने जो है वो समृद्ध किया सिनेमा को अपने लेखन के माध्यम से। आजकल सर क्या क्या नाम बोले? प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर। आप लोगों ने बलराज साहनी का नाम सुना होगा। सर उपेंद्र नाथ अश्क के बाद? उसके बाद मैंने बोला अमृतलाल नागर, अच्छा, है ना। इसके अलावा और लिखना तो लिख लीजिए, बलराज साहनी,
इनका नाम तो शायद सुना सुना लग रहा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बलराज साहनी हो गए। और लिखिए आप भीष्म साहनी। भीष्म साहनी उनके भाई हैं बलराज साहनी के। यस सर। यस फणीश्वर सर। नाथ रेणु। फणीश्वर। हाँ फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने तीसरी कसम कहानी लिखी थी और उसी पर फिल्म बनी थी। इनके अलावा अभी भी देखिएगा गीत जो लिखे गए। निधि माइक ऑन कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए, आवाज आ रही बहुत। हाँ, इसके अलावा जो गीत लिखे गए हिंदी फिल्मों में, हिंदी सिनेमा में, उसे भी हिंदी साहित्य की मुख्यधारा के तमाम कवियों लेखकों ने लिखा था। जैसे गोपाल दास नीरज। गोपाल दास नीरज ने हिंदी फिल्मों में बहुत सारे गीत लिखे। संतोष आनंद, जो इधर बीच वो इंडियन आइडल के सेट पे भी आए थे। इसमें वो गाना एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, ये उनका सबसे प्रसिद्ध गीत है जो उन्होंने लिखा था, और बाकायदे वो साहित्यकार थे, मंच के कवि थे। सर क्या बोले, फिर से बोलिए ना। संतोष आनंद। और मैंने बोला उसके पहले क्या बोला? गोपाल दास। हाँ, गोपाल दास नीरज। उसके अलावा शैलेंद्र। एक और नाम लिखिए, गोपाल सिंह नेपाली। एक और नाम अभी जो चल रहा है, मनोज मुंतशिर। जानते हैं आप लोग इनको? नहीं सर। नहीं सर। ये गाना सुना है, तेरी मिट्टी में मिल जावा? यस सर। यस जी सर। सर। ये गीत मनोज मुंतशिर का है। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, असली नाम मनोज शुक्ला है, और मनोज मुंतशिर नाम से लिखते हैं हिंदी फिल्मों में। और अभी सबसे बड़े गीतकार जो हैं हिंदी सिनेमा के, वही माने जा रहे हैं। तो अच्छे साहित्यकार ये भी हैं। इसके अलावा और कुछ नाम है जो आप ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गंभीर साहित्यकार रहे हैं, लेखन करते रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि सिनेमा को अच्छे साहित्य की जरूरत है। अब जो अंतर होता है संबंध के अलावा, जो अंतर वाली, अच्छा एक चीज और, साहित्य पर जो बात हो रही थी, एक और बात मैं कह दूं, आप ये जरूर अपने उत्तर में शामिल करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर कुछ मैटर आपको भेजूं भी। रंगमंच जो है, जिसको हम लोग थिएटर बोलते हैं, उसका सिनेमा से बहुत गहरा संबंध है। और थिएटर और रंगमंच मूलतः साहित्य की विधा है। हमारे यहाँ जो नाटक लेखन हुआ है, हिंदी में नाटक लिखे गए, तो नाटक लिखने का यही एक मतलब फलसफा है, उद्देश्य है, या उसी नाटक को नाटक कहा जाता था जिसे थिएटर में प्रस्तुत किया जा सके। थिएटर मतलब मंच पर, स्टेज पर जिसको प्ले किया जा सके, वही नाटक होता था। नाटक पढ़ने के लिए नहीं होता था, नाटक खेलने के लिए होता था। और नाटक जो शब्द भी बना वो खेलने से ही बना है, नृत्य से बना है। नट शब्द जो होता है, नट मतलब नृत्य करना। इसीलिए सबसे बड़े नृत्यकार कौन है? नटराज। कौन है? शिव। जब वो नृत्य करते हैं अपना तांडव, तो फिर दुनिया बचती नहीं है। तो ये नाटक शब्द में भी नृत्य का भाव रहता है। तो नाटक में आप देखिएगा ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो स्टेज पर खेले जाते हैं, मंच पर, रंगमंच पर, और वही सारे तत्व कहीं ना कहीं सिनेमा में भी है। जैसे नाटक में क्या है? संवाद हैं, डायलॉग्स हैं, वहाँ भी हैं। कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, वहाँ भी हैं। संगीत का भी विधान होता है नाटक में, वहाँ भी है। आप जिसको कह सकते हैं बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि, या जिसको आप बोलते हैं पर्दा, तो सिनेमा नाटक में पर्दे होते हैं, वहाँ पर टेक्निक के सहारे विजुअल इफेक्ट्स पैदा किए जाते हैं, क्रोमा पे शूटिंग होती है। तो गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, संवाद, सब कुछ जो नाटक या रंगमंच पर है, वो सिनेमा में भी है।
तो यहां से भी इनके बीच एक रिश्ता बनता दिखाई पड़ता है फॉर्मेट के हिसाब से, साहित्य और सिनेमा के बीच में। दूसरी बात ये कि अंतर तब पड़ता है जब दोनों के प्रस्तुति का मामला आता है, दोनों के प्रेजेंटेशन का मामला आता है। सिनेमा मूलतः देखिएगा आप तो वो फिल्म निर्देशक का काम है, उसकी विधा है, वो उस पर डिपेंड करता है। बावजूद उसके यह एक सामूहिक प्रयास है। क्यों? क्योंकि सिनेमा को मूर्त रूप देने में, उसको अमली जामा पहनाने में जो संवाद लिखता है, जो गीत लिखता है, संगीतकार है, निर्देशक है, छायाकार है, और यहाँ तक कि जो फिल्म एडिटर है, सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। सब अपने अनुसार करते हैं। हालांकि ये बात सही है कि निर्देशक जो है वो इन सब पर हावी रहता है। और दूसरा ये कि जो नायक नायिका हैं, उसमें अभिनय करने वाले लोग हैं, वो किस सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हैं, इसका भी असर पड़ता है सिनेमा के फॉर्मेट पे। अब किसी रोल को अगर आप अमिताभ बच्चन से कराएं और उसी रोल को आप अनिल कपूर से कराएं तो दोनों में अंतर हो जाता है, अपने आप आ जाता है और उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भले ही साहित्य के तमाम तत्व सिनेमा में मौजूद हैं, लेकिन बारीकी से सोचिए कि साहित्य में उन सारी चीजों को एक ही व्यक्ति लिखता है। नाटक अगर कोई लिख रहा है तो जो नाटककार है उसी ने सबके संवाद लिखे हैं, उसी ने दृश्य बताया है, उसी ने सब कुछ किया है। लेकिन सिनेमा में कहानी कोई लिखता है, संवाद कोई लिखता है, गीत कोई लिखता है, उसकी धुन कोई बनाता है, गाता कोई और है, उसको उसकी सिनेमेटोग्राफी कोई करता है, उसमें नृत्य निर्देशन कोई और करता है ना। फिर बाद में फिल्म को जो संपादित किया जाता है टेक्निकली, उसमें जो कट्स को जोड़ा जाता है, रील तैयार की जाती है, वो कोई और करता है। तो साहित्य में एक व्यक्ति, उसका जो रचनाकार है वो महत्वपूर्ण है, सिनेमा में निर्देशक महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सामूहिक काम बन जाता है, कुछ में अलग अलग लोग मिल करके अलग अलग ढंग से सहयोग करते हैं, काम करते हैं। और साहित्य को हम लोग लेखक के नाम से जानते हैं। जैसे हम कोई उपन्यास पढ़ते हैं, मान लीजिए हम गोदान पढ़ते हैं, तुरंत आता है गोदान को पढ़ रहे हैं तो कौन इसके लेखक हैं, तो प्रेमचंद हैं। तो प्रेमचंद के नाम से हम पढ़ते हैं गोदान को। लेकिन सिनेमा हम किसी निर्देशक के नाम से देखने नहीं जाते, हम अभिनेता के नाम से जाते हैं, या अभिनेत्री, अच्छा फलाना हीरो काम किया है, अच्छा चलो इसको देखते हैं, अच्छा फलाना की फिल्म है, निर्देशक ने फिल्म बनाया, एक्टिंग उसने करवाई, सब कुछ उसने करवाया, लेकिन उसके नाम से कभी फिल्में नहीं चलती, सिनेमा नहीं चलता। वो उस पर हावी हो जाता है अभिनेता और अभिनेत्री। दूसरी बात ये कि कला की जो अन्य सभी विधाएं हैं, चाहे वो साहित्य हो चाहे कुछ हो, साहित्य का एक निश्चित पाठक वर्ग है, पढ़ने वाले निश्चित लोग हैं, जो उस भाषा के हैं, उससे जुड़े हुए वो पढ़ेंगे। लेकिन सिनेमा का कोई आप पर्टिकुलर वर्ग निश्चित नहीं कर सकते। वह एक साथ सिनेमा सबकी विधा है, मतलब यूनिवर्सल विधा है। उसमें नौजवान, बूढ़े, अनपढ़, पढ़े लिखे, गांव गंवई, शहरी सब लोग देखते हैं सिनेमा। और ये बताता है कि अलग अलग पृष्ठभूमि वाले दर्शक भी सिनेमा जैसे कला रूप का आस्वाद कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसका परिशंसन कर सकते हैं, जबकि साहित्य के साथ एक लिमिट तय हो जाती है। अगला जो अंतर है वह यह है कि साहित्य अपेक्षाकृत कम खर्चीली विधा है, लेकिन सिनेमा बहुत खर्चीली विधा है। सिनेमा में लागत बहुत ज्यादा लगती है। आप जानते हैं करोड़ों का फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पे उससे भी 5-6 गुना करोड़ों का बिजनेस करने वाले दावे किए जाते हैं। तो मिला जुला कर बात ये कि सिनेमा और साहित्य में समानता है, साथ ही साथ अंतर बहुत बड़ा है। और इन अंतर के साथ साथ एक बड़ी चीज ये है कि साहित्य में जो कुछ भी प्रस्तुत करता है लेखक या रचनाकार, भले ही काव्यशास्त्र में हम लोग अर्थ कृत्य कह देते हैं कि धन की प्राप्ति का उद्देश्य है, लेकिन साहित्यकार को धन प्रायः कम ही प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है।
दुनिया के तमाम साहित्य को, अंग्रेजी को छोड़ दीजिए, तो दुनिया के तमाम बड़े भाषाओं के बड़े साहित्यकार प्रायः गरीबी में और भुखमरी में ही जीवन बिता गए। उनको कभी अपने जीते जी अपने साहित्य के चलते इतनी संपत्ति नहीं मिली, इतना अर्थ नहीं मिला कि उनका जीवन सफल हो जाए। ये अलग बात है कि उनके मरने के बाद उनकी किताबें छाप करके, उन पर पीएचडी करके कुछ लोग नौकरी करके धन कमाने लगे हैं, है ना। उनकी किताबों की रॉयल्टी उनके परिवार को भले मिलने लगी है, लेकिन वो बहुत कम है। और दूसरी तरफ उसी साहित्य पर सिनेमा बना करके मुनाफा कमा लिया जाता है। प्रेमचंद गरीबी में मर गए, लेकिन उनकी फिल्म, उनकी कहानी पर जो फिल्म बनी मजदूर, उस पर मुनाफा कमाया उसके निर्माता निर्देशक ने। एक फिल्म आई थी पहेली, शाहरुख खान की, वो राजस्थान के रचनाकार थे विजय दान देथा, उनकी कहानी, उनके उपन्यास पर वो फिल्म बनी थी। तो विजय दान देथा को तो कभी कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको मिल गया, खूब अच्छा खासा पैसा बनाया उन्होंने, है ना। उसमें अपवाद भी होते हैं कि कहानी भी उतनी सफल हो जाए, साहित्यकार भी उतना सफल हो जाए और फिल्म भी सफल हो जाए, जैसे थ्री इडियट किसकी रचना है, किसने लिखी? वो तो नहीं पता सर, पर आमिर खान की फिल्म है, इतना पता है। तो थ्री इडियट लिखी थी चेतन भगत ने। चेतन भगत जिंदा हैं, मतलब युवा हैं, IITN है और लेखन का काम करते हैं, अंग्रेजी के लेखक हैं वो बेसिकली। ये फिल्म बनी थी हिंदी में, आमिर खान साहब ने बनाई थी। तो या एक उन्होंने ये और फिल्म बनी थी टू स्टेट्स, जिसमें श्रद्धा कपूर और कौन कौन थे नायक नायिका? नहीं सर, टू स्टेट में वो आलिया भट्ट थी और अर्जुन कपूर। अच्छा, मतलब मुझे याद नहीं है, मतलब फिल्म का नाम याद है। तो वो भी उनके नॉवेल पे बनी थी, चेतन भगत की। तो चेतन भगत की ये किताबें भी बेस्ट सेलर रही थी और ये फिल्में भी उतनी सफल नहीं। तो दोनों ही स्थितियां हैं। तो आप आर्थिक रूप से भी देख सकते हैं, सौंदर्य बोध के लिहाज से देख सकते हैं, फॉर्मेट के लिहाज से देख सकते हैं। कई सारे आयाम हैं जो मिलकर के साहित्य और सिनेमा में एक रिश्ता दिखाते हैं, उनके बीच समानता भी दिखाते हैं, उनके बीच अंतर भी दिखाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं ये रिकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल दे सकता हूँ। सर हमें कुछ नोट्स वगैरह अगर भेजते